नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों का और एक बार इस बीएससी थर्ड सेम बेसिक हिंदी आंगन में एक वृक्ष इस उपन्यास के लिए मैं आप सभी लोगों का और एक बार धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और हमने पहले देखा कि लेखक को ये भावना जी कौन है, अशरफी कुंवर कौन है, यह सब कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और चंदन जी भी मुरादाबाद में क्यों रहते हैं इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं थी। तो वहाँ हर बार वे ढूंढने में लगे हुए थे कि मुरादाबाद से चंदन साहब का क्या रिश्ता है, वे वहाँ पर क्यों रहते हैं, किसके लिए वे सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ वे अपने आप में एक प्रश्न की तरह उभर रहे थे। तब वे अपने माँ से ही एक बार एक छोटे मोटे प्रश्न पूछते हुए, जो भाभी थी मंडला वाली भाभी, उनके साथ वे बात करते हुए ये बात सुनते हैं कि भावना जी उनकी सगी मौसी है और मुरादाबाद जो चंदन जी का ननिहाल है। यानी ननिहाल का मतलब माँ का घर। तो चंदन के पिता जो लेखक के पिताजी है, उनका पहले एक बार शादी हो गई थी। तो उसके बारे में यहाँ पर वे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मुरादाबाद में जो वकील थे चौधरी राम प्रसाद जी, वो बहुत बड़े वकील थे और उनके कई खेत, बंगले और वो क्या कहते हैं उसे, जमींदारी, ये सब कुछ थी। उनके दो बेटियां थी, एक थी कनक कुंवर, कनक उनका नाम था, कनक कुंवर, और बड़ी बेटी अशरफी कुंवर। अशरफी कुंवर ही भावना जी है। यहाँ आप सब लोगों को याद रखना है, अशरफी कुंवर ही भावना जी है। भावना जी और अशरफी कनक दोनों वकील साहब के लड़कियां थी। उनके परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। यानी उनकी छोटी सी छोटी इच्छा को भी वे वकील साहब पूरा करते थे। और वे उस समय बड़ी लड़की का वे शादी करते हैं। तो वहाँ थोड़े दिन तक भी वो अपने पति के घर में वो नहीं रुक पाई और शादी होने के थोड़े ही दिन में वे वहाँ पर नहीं जमी। तो अपने पिताजी के यहाँ वे नौकरानी को लेकर ससुराल चली आई। तब भी पिताजी ने एक बात भी नहीं कही कि तुम वापस क्यों आई हो, ससुराल क्यों छोड़ के आई हो, ये कुछ भी नहीं पूछा। और अशरफी कुंवर जो भावना जी आज की, वे वहीं पर रहने लगी और घर की व्यवस्था का वो सब कुछ, घर का जो व्यवस्था चलता था उनके वकील साहब के पास, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको संभालने का ठान लिया और पूरे व्यवहार को वो संभाल लेती थी। कौन? बड़ी लड़की कौन है? अशरफी कुंवर, जो वकील साहब जो राम प्रसाद मुरादाबाद के बहुत ख्याति वकील थे, वे उनकी बेटी है। तो छोटी लड़की कनक कुंवर वो शादी के लिए आ गई थी। तब जब बड़ी बेटी घर छोड़ के आई थी, तब वकील साहब को एक ही बात समझ में आई थी कि अब छोटी लड़की का जो शादी है वह मैं यहीं पर करूँगा और घर जमाई रख लूँगा। यानी उसके घर में एक गरीब खानदान से मैं एक लड़की को लाऊंगा और मेरी छोटी लड़की का शादी करूँगा और साथ में ही रख लूँगा। तो इसीलिए उन्होंने पिताजी को चुना। किसके पिताजी को? लेखक के पिताजी को उन्होंने चुना। तो लेखक के पिताजी जब छोटे यानी 15-16 साल के जब थे, तब इनकी शादी हुई थी। मगर होने से पहले लेखक के पिताजी को ही चुनने का कारण भी वहाँ पर आता है कि लेखक के पिताजी बहुत ही बड़े जायदाद वाले थे, मगर उनका जायदाद सारा कर्ज में डूब गया था और कचहरी के चक्कर में, मुकदमों में वहाँ सब कुछ चले गया था।
मगर उनकी जो नाम का जो ख्याति थी वो ख्याति बहुत बड़ी थी। तो वो इसलिए थी कि जब पिताजी के बड़ी बहन फूलदेई पिताजी की बड़ी बहन यानी लेखक के पिताजी की बड़ी बहन फूलदेई की विवाह के बारे में ख्यातियाँ हैं कि बाराती जो आए थे वे बाराती का तादाद गांव की आबादी से ज़्यादा थी। यानी पिताजी की बड़ी बहन की शादी उन्होंने इतने धूमधाम से किया था कि उनके गांव का नाम और उनका खानदान सब कुछ उसी समय सभी लोगों को दिखाई दिया था। यानी राम प्रसाद वकील भी जब सुने होंगे उनके नाम, ऐसे वे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि बारातियों की तादाद इतनी थी कि कुआं का पानी भी खत्म हो गया था। तो इस तरह से पूरे तो बात यहाँ हुई थी कि जब बाराती आए थे तो 8-10 दिन तक वे वहीं पर रहे और कई लोग यानी ओखो जो गांव का आदमी है, ओखो जी वे भी कहते हैं, और बिक्कन चमार जो वो बोलता है कि इतने लोग आए थे कि आने से पहले हम लोगों ने भंडार के बारे में पूछा तो दादी जी ने चाबी निकाल कर दिया और कहा, तू जाने और मेरे शंकर कैसे करोगे करो। तब इतना सा जो थोड़ा सा वहाँ पर रतीब यानी यहाँ पर जो सामान रखे जाते हैं सामान था, तब इतने लोगों के लिए बस हो जाएगा, तब शंकर भगवान देख लेंगे, ऐसी बात तो दादी जी ने कही थी। और कई लोग वहाँ पर रहे और कई घोड़े, कई हाथियाँ, कई बारातें, सब कुछ उनके साथ में ही रहे, सबको खाना मिला। मगर वहाँ की जो उनकी जो भंडार में जो खाना था वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, ऐसी बात वो बोलते हैं। और हुआ ये था कि जब शादी फूलदेई की हुई थी तब रघुवा जो नाई था, रघुवा नाई से वे वहाँ का जो राय साहब थे वे पूछे थे कि बारात में कितने लोगों को लेकर आया जाए। यानी उनको बारातियों की जो व्यवस्था है वो करने से पहले लड़के वालों की तरफ से एक संदेशा आया था कि बारातियों को कितने लोग बारातियों को लेके आए जाए। तब उनकी दादी रघुवा नाई के टोपी में छोटे से राई के दानों को एक पूरे उसके टोपी में डालकर भेज कर उनके सामने रख दिया था कि आप बारात में एक टोपी यानी एक शेर राई साचिवे, एक शेर राई जितने आते हैं, एक शेर में राई कितने आते हैं उतने लोगों को आप ला सकते हैं। ऐसी बात, कितने लोगों को लाना है तो एक टोपी भरकर राई उनके सामने रख दी गई थी। तब राय साहब जरा तिलमिला उठे थे और उनको जरा गुस्सा आया था। तब उन्होंने क्या किया कि 10,000 पाँव यानी 10,000 लोगों को और बैल, गाड़ी, हाथी, घोड़े सब मिलाकर उन्होंने गांव में कम से कम 10,000 लोगों को जमा किया था। और तभी उनका गांव उनका 8 दिन तक पूरी शिद्दत के साथ उनकी क्या कहते हैं व्यवस्था की गई और हरदेई की शादी की गई, यानी लेखक के पिताजी की बहन की शादी हो गई। तो शायद ये बात चौधरी राम प्रसाद जी को यानी वकील साहब को पता है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हालात ख़राब होते हुए भी अच्छे ख़ानदान के हैं यहाँ सोचकर उन्होंने पिताजी को यानी लेखक के पिताजी को
वे अपने घर की जमाई बनाकर लेके आते हैं। यानी कनक की शादी उनके साथ हो जाती है और कनक की शादी होने के बाद 4 साल में एक चंदन का जन्म हो जाता है। यानी पहले पत्नी जो कनक कुंवर है, तो चंदन का जन्म होता है 4 साल बाद, और उसी जन्म के साथ ही चंदन की जो सगी माँ थी कनक कुंवारी वो मर जाती है। तो मरने के बाद चंदन का पूरा पालन पोषण भावना जी करने लगती है, छोटे बच्चे से लेके। तो कई साल गुजर जाते हैं तो भावना जी यहाँ पर अपने बेटा यानी बड़ी बहन का बेटे को भी वो देख लेती हैं। मगर होता यह है कि जो वकील साहब है उनको वो बात अच्छी नहीं लगती। यानी जो लेखक के पिताजी हैं वो अभी तक छोटे हैं, तो छोटे हैं तो उनकी शादी होनी चाहिए। यहाँ वकील साहब पढ़े लिखे थे तो वो वहाँ सोचने लगते हैं और सोचकर वो खुद ही अपने दूर के जो रिश्ते की बात, अपने दूर के जो लोग थे उन्हें वे रिश्ते की बात कहते हैं और कहकर वे पिताजी की दूसरी शादी यानी लेखक के माँ के साथ तो करते हैं। तो ये शादी खुद उनके ससुर यानी पिताजी के जो ससुर थे वकील साहब, उन्होंने ही उनकी शादी करवाई थी। और माँ को यानी चंदन की जो सौतेली माँ है, लेखक की सगी माँ है, उन्हें वे फेरों में बांधा था और सभी लोग मिलकर शादी में धूमधाम से शादी मनाते हैं और यहाँ पर शादी हो जाती है। और जब शादी के दिन ही चंदन को माँ ने देख लिया था और देखकर वो कहती है छोटा सा लड़का कौन है, तो ये तेरा बेटा है। यहाँ उनके दोस्त भी उसे कहते हैं। मगर जब शादी होके आते हैं तब चंदन को माँ के पास जाने नहीं दिया जाता और उसे दूर दूर रखा जाता है। एक बार जब चंदन रो रहा तो उसे वो खाना खिलाती है और अपने पास रखती है, तो दोनों में बहुत प्यार हो जाता है। मगर फिर भी भावना जी जो है, भावना जी चंदन को अपने साथ ही रखना चाहती है। तो इसलिए माँ को जो मुरादाबाद में उनको कई तरह के वे तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। यानी वहाँ पर उन्हें कई काम लगाए जाते हैं। यानी खेत का काम घर में ही उन्हें राई और जीरे को मिला के राई अलग करो, जीरा अलग करो, यहाँ ऐसे छोटे छोटे काम। और चावल में दाल मिलाकर दाल को अलग करने के लिए बोला जाता था। यानी दिन भर वो काम में रहे और उसे फुर्सत ही ना मिले कि कुछ और काम करे। तो उनके साथ में 2-3 नौकरानियाँ थी, नौकरानियों के साथ वो काम किया करती थी और ऐसे ही चलने लगा। तो माँ को भी बहुत कभी कभी गुस्सा आता था, मगर वो कुछ नहीं कहती। और माँ के सामने पिताजी के बारे में अनब शनब काम, यानी वो ऐसे है वैसे है, शराब पीते, शराब पी के उल्टी करते हैं, वो जो भी उनके घर में जो काम करने वाले हैं वो माँ के सामने ही बोलते थे। और इन्हीं दिनों में क्या हुआ था कि वकील साहब को कुछ बीमारी के चलते वकील साहब को लकवा हो गया था। यानी वकील साहब को बिस्तर पकड़ना पड़ा, वकील साहब लकवे से गिर गए। तब माँ जो लेखक की माँ है वो उनका अच्छे से उनका ख्याल रखी। फिर भी वहाँ पर कई बार उन्हें कहा जाता था कि तू आ गई है तो इधर हमारे वकील साहब यानी मेरे पिताजी लकवा से गिर गए। तो क्या हो जाता है आगे,
वकील साहब थोड़े दिन बाद वहाँ से यानी इस लोक से निकल जाते हैं, यानी वकील साहब की मृत्यु हो जाती है। तो वकील साहब की मृत्यु होने के बाद जो वकील साहब का जो इतना बड़ा जो जायदाद है उसके बारे में वे भावना जी सब लोग विचार करने लगते हैं। तब वकील साहब ने अपने मरने से पहले उन्होंने एक वकालतनामा या उनकी जो जायदाद की जो क्या कहते हैं उसे हम लोग जायदाद के लिए उन्होंने एक बॉन्ड बना दिया था। तो जो जायदाद का जो बात है वो सुनकर जायदाद की जो उन्होंने बंटवारा किया था, जो उनका हलफनामा था, वो हलफनामा को देखकर भावना जी बहुत चकित हो जाती है। और दूसरे ही दिन जब शांति स्वरूप उनके करिंदे थे, यानी ये सब कुछ जायदाद के बारे में देख लेने वाले शांति स्वरूप थे, तो आके भावना जी के पास बैठ के कुछ कह के जाते हैं। तो दूसरे ही दिन माँ के साथ भी अच्छा व्यवहार होने लगा। ये सब कुछ क्यों होने लगा? क्योंकि जायदाद में जो हलफनामा था, यानी उसे हम क्या कहते हैं जायदाद का, हाँ तो उसे हम वसीयत कह सकते हैं, हलफनामा या वसीयत। जो वसीयत जो लिखी गई थी उस वसीयत के हिसाब से चंदन जो छोटा है उनका जो दादाजी चंदन अपने पोते के बारे में वो लिखते हैं कि जब तक चंदन रहेगा तब तक ये पूरी जायदाद उसकी रहेगी, मगर जब तक वो बालिग नहीं होता तब तक बालिग होने तक इस पूरे जायदाद को वे अपने जो चंदन की परवरिश करेगा उसके हाथ में रहेगा। अगर चंदन उनके पास है ना, जिसके पास भी रहना चाहे वो रह सकता है। तो अभी तो वो भावना जी के पास रहता, तो भावना जी के पास जब तक उसका दिल चाहे तब तक रह सकता है। बाद में अगर से चंदन किसी और के पास रहना चाहता है तब वो रह सकता है, और उसके बदले में भावना जी को सालाना 3000 रुपये दिया जाएगा, और उन्हें या तो उस मकान के किराए का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। तो यहाँ बात सुनकर भावना जी घबरा गई थी, अगर से चंदन किसी दूसरों के पास रहने लगे तो क्या होगा। तो यहाँ बात भी मालूम हो गया था, पिताजी के बारे में उन्हें थोड़ा सा शक था भावना जी को। तो भावना जी उन्हें रोज़ जो अय्याशी करके आते थे घर में, महीनों तक माँ के पास वो नहीं रहते थे, नहीं मिलते थे, तो उनको चोरी से उनके जो खाने में भभूत मिलाया जाता था। तो ये भभूत जो होता है वो शराब छुड़वाने के लिए मिलाया जाता था, और पिताजी के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे जाने लगे थे, यानी पिताजी को बदनाम किया जा रहा था। माँ को उसके बारे में पता था, फिर भी वो चुप थी। तो आगे क्या हो जाता है कि पिताजी को यह बात माँ कहना चाहती है, मगर पिताजी उन्हें मिलते नहीं, और चौधरी साहब उन्हें वो चौधरी साहब बोलकर बुलाते थे। तो चौधरी साहब के कई किस्से माँ के सामने उन्हें जलाने के लिए बोला जाता था कि रात को कमरे में शराब पिया गया है, रात में उनके बिस्तर के नीचे उल्टियाँ किए गए हैं, ऐसे रामफल और हरदी ये सब लोग उनके जो दोस्त यानी उनके पास काम करने वाले हैं वो लोग आके बोलते थे, मगर माँ उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनना चाहती। और आखिर में क्या हो जाता है कि वे भभूत को खाने में मिलाने की बात को अपने पति को बोलना चाहती है। तो एक दिन रात को वो अपने पति से मिलने जाती है, यानी वहीं पर बड़े बंगले में कई मकान होते हैं, बाहर के एक मकान में वो रहते थे। रात को कब आते कब जाते, 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीने तक
मियाँ बीवी की बातें वहाँ नहीं होती। तो इस बात को कहने के लिए वो एक रात को तैयार हो जाती है और जैसे तैसे कर कर अपने पति के कमरे में घुस जाती है, यानी चौधरी साहब जी के कमरे में लेखक की माँ घुस जाती है और बोलती है कि तुम्हारे खाने में बबूत मिलाया जा रहा है और ये वसीयत के कुछ बातें किया जा रहा है कि वसीयत। तो वो पिताजी हंसने लगे क्योंकि वे सब कुछ जानते थे कि वसीयत में क्या है। तो हंसकर वो बोलने लगे कि वकील साहब जब लकवे से पड़े थे तब उन्होंने वसीयत पहले एक अलग से बनवाई थी, मगर मैंने ही जाके उन्हें कहा था कि भावना जी के पास चंदन रहेगा तो ठीक है, अगर से उसका दिल वहाँ नहीं रहना चाहता या कहीं पर जाना चाहता या भावना जी किसी के साथ जाना चाहती है तब क्या। इस बात को वहाँ मैंने ही बोला था, तब वकील साहब ने उस वसीयत को बदला था। वकील साहब जब वसीयत को बदला था तो वो इस तरह से बदले थे कि जब तक चंदन उनके पास है तब तक ही वो जायदाद भावना जी खा सकती है, अगर से चंदन दूसरे के पास रहना चाहता है तब वो नहीं ले सकती। तब यह बात मैं नहीं किया था, जैसे कि वे बहुत बड़ा काम किए हैं वैसा वो अपने आप को बताते हैं। और तब माँ बोलती है कि ठीक है ये सब तो ठीक है, मगर तुम्हें क्या मिला वसीयत से। तब पिताजी बोलते हैं कि चंदन जो है वो मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा मेरे साथ में रहेगा, मेरा बेटे का जब सब कुछ है तो वो मेरा हुआ। ये बात वो अपने माँ को कहती है, मगर वो तुम्हारे साथ आएगा या तुम्हारे साथ रहेगा तो देखेंगे, वो बात मैं देखूंगा और मैं इसलिए तुम चंदन के साथ थोड़ा सा अच्छा रहो, अच्छे से रहो। ये बात माँ को भी वो कहते हैं और वे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अभी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। तब माँ बहुत खुश हो जाती है। तब पिताजी कहते हैं कि मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, मगर थोड़ा सा मैं रुका हूँ, तुम मेरे साथ आओगी। यहाँ पूछने पर माँ को तो एक पाँव पर खड़ी थी, उसे तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसे बहुत एक तरह से तकलीफ़ दिया जाता था। तब पिताजी बोलते हैं कि हम ठीक है तो हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे। तो इससे पहले कई बार उन्होंने जाने की बात कही थी, मगर आज भी आधी रात को बोल रहे हैं कि हम कल यहाँ से निकलेंगे। तब पिताजी साथ में वो निकलने के लिए सभी बातें करके वो रात को जिसका उनके घर में चले जाते हैं। तो सुबह उठ के पिताजी ने रामफल को बुलवाया और उसे चिल्ला चिल्ला के क्रोधपूर्ण आवाज़ में गाली देकर उसे मारने लगे कि सुअर के बच्चे, नीच कमीने, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, आज तेरी बोटी बोटी नोच लूँगा, ऐसा वो कहकर वो किसे मारने लगे, रामफल को, जो नौकर है, जो उनके खाने में भभूत मिलवाया है। तो भभूत मिलवाया है तो भभूत तेरी भभूत मैं फकीरों के पास भभूत ला के मुझे खिलाता है, तेरी भभूत मैं अभी उतारता हूँ बोलकर उसे बहुत मारते हैं। और भावना जी ठाकुर जी का स्नान कराती है और यानी ठाकुर जी यानी भगवान जी का पूजा करते रहती हैं। ये बात है वो सब कुछ सुन रही है, मगर फिर वो कुछ नहीं बोलती। तब रामफल अपनी गलती स्वीकार करता है और बोलते हैं, जब पिताजी बोलते हैं हरामखोर, अगर से अगली बार वैसा कुछ करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोलने पर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब बोल के वहाँ कहकर वहाँ से वो निकलता है। तब पिताजी को बीजी ने भभूत मिलवाया था, यानी कुछ उनके खाने में कुछ मिलवाया था, इसके बारे में वो मालूम पड़ गया और चंदन को भी इस बात का थोड़ा सा भनक लग गई, यानी छोटे बच्चे को मालूम हो गया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वहाँ पर सुबह हो जाता है और सुबह होने के बाद माँ सब कुछ सामान लेके तैयार बैठी है। तब पिताजी घर के अंदर आते हैं, आकर माँ को बोलते हैं कि अभी तुम यहीं पर बैठी हो, जल्दी करो गाड़ी जा रही है। तो वो माँ कहती है कि
माँ को विश्वास नहीं होती और माँ बोलती है कि हाँ अभी जाना है, तब फिर भी उसके दिल में कुछ ना कुछ अड़ंगा जरूर लगेगा, हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा उसके इसके लिए रहता है। तब पिताजी ने कहा कि क्यों तुम आना नहीं चाहती हो? तब ये बात बोलने पर माँ नहीं नहीं, मैं तो पूरा सामान बंद कर अभी एक ही पाँव पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तब मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, मगर चंदन के बारे में क्या? तब पिताजी चंदन को बुलाते हैं और चंदन चल, हम गांव को जा रहे हैं, हम यहाँ पर अब आगे नहीं रहेंगे, चलो जाएंगे। बोलने पर चंदन एकदम तैयार हो जाता है। तब भावना जी को बहुत ख़राब लगता है और चंदन की जो जाने की बात भावना जी को पसंद नहीं आती और चंदन को बुलाकर वो कई दिलासा देने लगती है, फिर भी चंदन उसे नहीं मानता और चंदन पिताजी के साथ निकल जाता है। तब चंदन दोनों सभी बग्गी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तब उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और वो कहते हैं कि उस दिन मेरी मुक्ति हो गई है, ऐसा वे कहते हैं। तो मुरादाबाद से वहाँ ट्रेन में बैठकर बिसलापुर को निकल जाते हैं और वहाँ पर चंदन के साथ रहते हुए वे ज़मीन के पूरे काम करने लगते हैं। और ज़मीन में शुरू में बहुत घाटा होता है, फिर बाद में जैसे जैसे ज़मीन बिकने लगती है तो उन्हें बहुत फ़ायदा होने लगता है और आगे थोड़ा थोड़ा कर माँ भी अपने आए हुए पैसों से गहने जेवर सब बनवाती है और इस तरह से उनका पूरा हालात सुधर जाते हैं और चंदन भी उनके साथ ही रहने लगता है। तो इसी दौरान मैंने शुरू के भाग में बोला था कि इस चंदन को किसने ख़राब किया, माँ वो बोलती है ना, तब चंदन यहाँ से ना जाए, मुरादाबाद ना जाए, इसलिए वहीं पर रहकर वे शराब पिलाना भी वे पिताजी ने सिखाया और रानबाज करने का भी उन्होंने सिखाया, नाचने नचनियों को भी उन्होंने ही उनसे जमवाया था। तो अभी वे आवारा हो गए या वो बिगड़ गए तो ये गाली दे रहे हैं। तो ये बात क्या हुई यहाँ पर? वो बात जब बेटे को मारता है पिताजी, यानी लेखक के पिताजी अपने बेटे चंदन को मारते हैं कि तो उसी दौरान वो सब कुछ सीखता है। यानी गांव की नटनियों के डेरे आने लगी, नाच रंग चलने लगा, प्रोग्राम चलने लगी, शराब का दौर चलने लगे, सब कुछ होने लगे। तो माँ ने सोचा था कि बेटे के साथ अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाएंगे, मगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ पर ये हो गया कि चंदन बड़ा ज़मींदार है, ज़मींदार का बेटा है, बड़ा आदमी है, तो वो बहुत सारे पैसे उड़ाने लगा, मज़ा करने लगा। फिर भी पिताजी ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि चंदन मुरादाबाद वापस जाए। तो यह बात यहाँ तक हुई तो दोनों में जब समझ में आया कि चंदन क्यों ऐसा हुआ है, चंदन क्यों लड़कियों के पास या नटनियों के साथ उसका रिश्ते हैं और चंदन क्यों इतना पीता है। चंदन का खराब होने का कारण खुद पिताजी है। यानी इस उपन्यास का मूल अर्थ भी वही है कि अपने जमींदारी बचाने के लिए या सामंत जीवन को बचाने के लिए, दौलत को अपने कब्जे में रखने के लिए वे खुद अपने ही बच्चों को या अपने ही जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं उन्हें भी वो बर्बादी की तरफ ढेलते हैं। तो इसका यही वो अर्थ इस उपन्यास के ज़रिए हमें देना चाहते हैं। तो आगे क्या हो जाता है कि चंदन जो यहाँ पर जो जाने के लिए तैयार हो गया था और गया था चंदन, तो जाने के बाद क्या हो जाता है, चंदन के हालात क्या हो जाते हैं, इसके बारे में फिर आगे के भाग में हम देखेंगे। चंदन आखिर इस स्थिति में क्यों है, यानी चंदन क्यों इतना खराब हुआ है और खराबी का जो रिज़ल्ट यानी उसका जो परिणाम है वो क्या होता है।
चंदन तो यहाँ से निकल गया, या चंदन जाने वाला है, गया था पिताजी के मारने के बाद। फिर वो मुरादाबाद गया था। कभी कभी माँ भावना जी के पास जाके वो रहता है और भावना जी उसके साथ ही रहती है। तब वो जब वापस आता है तब इतना पैसे क्यों खर्च करता है, इसके बारे में सब कुछ हमें थोड़ा सा समझ में आ गया। तो उस जो हादसा हुआ था, जो चंदन के पिताजी ने उन्हें मारा था, जब वे गए थे तो जाने के दिन क्या क्या हुआ था उसके बारे में, और जाने के बाद उन चंदन का क्या हालत हो जाता है वहाँ पर, उसके बारे में हम अगले सत्र में यानी नेक्स्ट इकाई में हम देखेंगे कि चंदन का अगला भाग यानी आंगन में एक वर्ष का अगला भाग हम नेक्स्ट सत्र में देखेंगे। और इसका जो अब तक मैंने जितने भी संक्षेप में मैंने शॉर्ट में जो कहानी आपको बताई है, उसका जो विस्तार से आपको मैंने लेखन सामग्री के तौर पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी से पहले ये वीडियो डालने से पहले ही आपको शेयर कर चुका हूँ। आप सभी लोग इसे सुनिए और ज़रूर आप उस PDF फाइल को पढ़िए, तभी आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। और अपने आप भी कई प्रश्न को उठाइए और उसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। तो भावना जी का चरित्र चित्रण कीजिए, कर सकते हैं, और चंदन के बाल्यकाल के बारे में लिखिए, या लेखक के पिताजी की शादी के घटना को लिखिए, या चंदन के खराब होने में यानी चंदन का बिगड़ने में पिताजी का किस तरह से हाथ था, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो कई प्रश्न यहाँ पर आते हैं, तो उसके उत्तर भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसका कोशिश कीजिए और PDF फाइल ज़रूर पढ़िए। और इसी के साथ मैं आज का यहाँ सत्र समाप्त करता हूँ। और मेरे जो ये चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बेल आइकन को दबाइए और अपने कमेंट्स भेजिए मुझे, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ बोलते हुए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।